हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों पर जिससे आप अपने वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड माय beloved listeners, प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली कि ये जो चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं, these are most important parts of your life if you are safety professionals. Definitely this type of question also can ask you during interview session, so please keep it in your mind that how will you improve health and safety in your work site or workplace। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये बताइए मिस्टर के आप एज ए सेफ्टी पर्सन किस तरह से अपने वर्क प्लेस पे, अपने वर्क साइट पे हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली all these points are our moral, legal and financial duties also, and we have to improve all these points on my work site also. Okay, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि things you can do to improve health and safety in your workplace। कि आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ओके, फर्स्ट थिंग इज फाइंड आउट मोर अबाउट रिस्क असेसमेंट। कि ज्यादा से ज्यादा हमें रिस्क असेसमेंट के जरिए से अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का पता लगाना चाहिए। यू नो, unsafe act and unsafe condition are root causes of an accident। के अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही किसी भी चीज का क्या होता है, मूल कारण होता है दुर्घटना का। एंड रिमूविंग अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन रिड्यूसिंग द एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। और अगर हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो डेफिनेटली घटनाएं हमारी क्या होती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो फाइंड आउट मोर अबाउट रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। अब सवाल यह है कि बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या है। व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट? व्हाट इज एन रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल रिस्क और हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक्टिविटी और डिसीजन। सिंपल है कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस का नाम है जो किसी भी पार्टिकुलर जॉब के साथ, किसी पार्टिकुलर परिस्थिति के साथ या किसी पार्टिकुलर डिसीजन के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। सिंपल ये कह सकते हैं कि कोई भी काम जो आप करते हैं उस काम में कोई ना कोई हैजर्ड और रिस्क होता है, और रिस्क असेसमेंट के जरिए से उस रिस्क और उस हैजर्ड को हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज दिस रिस्क सो दैट अप्रोप्रिएट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट और मैनेज देम। या कहना ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात हमारे लिए ये होती है कि हम सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करें और फिर प्राथमिकता के अनुसार रिस्क को कि किस तरह का रिस्क है, इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स चाहिए, इसको कैसे मैनेज करेंगे इफेक्टिवली ताकि किसी भी वर्कर्स को किसी तरह का हैजर्ड्स ना हो। ठीक है, वो सब करने के बाद फिर हम काम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट का एक बाज़ाब्ता प्रोसेस होता है जिसमें पहला हमारा होता है आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, रिस्क एनालाइज, रिस्क इवैल्यूएशन, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन। तो डेफिनेटली
इस पर हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे। जस्ट अभी हम बताना ये चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने वर्क साइट पे, तो पहला काम है कि आप रिस्क असेसमेंट करें, क्योंकि रिस्क असेसमेंट करेंगे तो जो काम होने वाला है उस काम से जुड़ा हुआ जो भी हैजर्ड्स होंगे इजीली वो फाइंड आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद उसको हम क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं, मैनेज करते हैं, इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जो भी पॉसिबल है वो करते हैं। दिस अप्रोचेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म है ना डिसीजन टू मिनिमाइज पोटेंशियल हार्म और लॉसेस, क्योंकि ये प्रोसेस के थ्रू हम हैजर्ड को जो हार्म पहुंचाने वाला है उसको कम कर सकते हैं, और जो लॉसेस हैं उसको भी हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्प्रहेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग, which covers various safety programs and courses on topics such as fire safety, handling safety equipment, emergency exits, and other safety practices should be given to employees when they start their job. Additionally, this training should be regularly reinforced to ensure employees stay up to date with safety measures. सिंपल है, कॉम्प्रहेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब होता है एक ऐसी ट्रेनिंग वर्कर्स को देना है जो उसको अच्छे से समझ में आए। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है जो बातें इजीली समझ में आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो जो भी वर्कर्स कार्य करने के लिए आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग जो भी उनको दिया जाएगा तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे फायर सेफ्टी, यानी फायर से किस तरह से हमको बचना चाहिए, फायर किस तरह के हैजर्ड्स होते हैं। हैंडलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, एक्चुअली यहाँ मैनुअल हैंडलिंग की बात करते हैं, जैसे वर्कर खुद अपने हाथ से कोई सामान को उठाते हैं, बैठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, उनको कैसे करना चाहिए, तो मैनुअल हैंडलिंग की उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। इमरजेंसी एग्जिट का मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें किस तरह से भागना चाहिए, हमारा एस्केप रूट्स क्या होते हैं, हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ है, ऑल दिस थिंग्स हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग में बताना चाहिए। और सेफ्टी प्रैक्टिसेस के कोई भी काम हम सेफ मैनर में किस तरह से कर सकते हैं, कोई भी काम को सेफ मैनर में करने का क्या मेथड होता है, ये सारी चीज़ें किसी भी जॉब को जब स्टार्ट करने जाते हैं तो डेफिनेटली उसको स्टार्ट करने से पहले ही दे देना चाहिए। एडिशनली दिस ट्रेनिंग शुड बी रेगुलरली रीइंफोर्स्ड टू इंश्योर एम्प्लॉइज स्टे अप टू डेट विद सेफ्टी मेजर्स। और यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये ट्रेनिंग रेगुलरली दिया जाएगा और थोड़ा सा प्रेशराइज करके भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्कर ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो नहीं, उनसे ट्रेनिंग अटेंड करवाना है, उनको ट्रेनिंग अटेंड करने पर मजबूर करना है कि नहीं आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। इससे वर्कर अप टू डेट रहेंगे, कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज चलते हैं, कॉमन इश्यूज होते हैं, कॉमन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे वो अप टू डेट रहेंगे, और जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनसे भी वो अप टू डेट रहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस इन योर बिजनेस टू मीट योर नीड्स एट ऑल लेवल्स। एक्चुअली यह कहना ये चाहते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी का जो है आपके यहाँ, उसकी कॉम्पिटेंसी को अपने बिजनेस के साथ साथ उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। यानी जिस तरह से आपके बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आपके बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसी तरह से हेल्थ और सेफ्टी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने बिजनेस की ग्रो में के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से नहीं, बट हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बिजनेस के साथ साथ अपने हेल्थ और सेफ्टी को भी क्या करें, ध्यान में रखें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब महत्व दें, ठीक है। और जिस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है इस तरह से सेफ्टी को भी क्या करें, इंप्रूव करें, हेल्थ और सेफ्टी को भी इंप्रूव करें। चौथा पॉइंट है कि वेलनेस प्रोग्राम आर एम्प्लॉयर लेड एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस एंड हेल्दी हैबिट्स अमोंग एम्प्लॉयज। These programs serve as preventive measures
to address potential illness and before they manifest, effectively addressing health and concern at their source. वेलनेस प्रोग्राम्स, वेलनेस प्रोग्राम क्या होता है आपको बता दें। वेलनेस प्रोग्राम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिससे वर्कर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और फिटनेस रख सके, ठीक है, हेल्दी हैबिट बना सके, ठीक है, एम्प्लॉय अपने अंदर वो मतलब हैबिट को एडॉप्ट करे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उससे वो अपने आप को बचा सके। तो वेलनेस सिंपल है, वेलनेस प्रोग्राम का मतलब वर्कर को ऐसा एक प्रोग्राम प्रोवाइड करना है जिससे वर्कर्स अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी मतलब बना के रखे, ज्यादा से ज्यादा फिटनेस बना के रख सके। उस वेलनेस प्रोग्राम के अंदर खान पान से लेकर के डेली एक्सरसाइज तक की भी बात होती है। किस तरह के खान पान करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह से हमें जॉब करना चाहिए, कौन काम कितने देर तक करना चाहिए, कितना देर पर हमको ब्रेक लेना चाहिए, क्या फीलिंग्स होने पर क्या हो सकता है और उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो यानी हेल्थ दी और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेलनेस प्रोग्राम। अगला पॉइंट है रिवॉर्ड गुड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस टू encourage good health and safety practices among employees. Consider offering incentives such as discount coupons or recognizing the employee of the week. These rewards not only reinforce positive habits but also contribute to increased job satisfaction among your employees. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि समय समय पे हमें वर्कर को इनकरेज करने के लिए, वर्कर का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम उनको इंसेंटिव ऑफर करें, उनको हम डिस्काउंट कूपन्स ऑफर करें। तो इसके लिए क्या करना होता है कि वर्करों के बीच एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि जो वर्कर इस वीक बहुत ही सेफ मोड में काम करेगा, उनका हेल्थ बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस होंगी, जो भी उनकी एक्टिविटीज होंगी, जो भी उनका काम होगा वो कुशलता के साथ होगा। यानी हमें जज करने पर लगे कि नहीं आप काम बिल्कुल सेफ्टी के अंदर करें, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करें। तो उनमें जो सबसे बेस्ट करेगा वो एम्प्लॉय ऑफ द वीक कहलाएगा, है ना। एम्प्लॉय ऑफ द वीक के तौर पर उनको कुछ इनाम दिया जाएगा, उनको कुछ पुरस्कार यानी रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस तरह से जब ये हैबिट अगर आप बना लेते हैं, इस तरह से जो जॉब के अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्व रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अलर्ट रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेफ मोड में काम करने की कोशिश करेंगे और सेफ्टी को ज्यादा से ज्यादा है ना फॉलो करेंगे। इस तरह से एम्प्लॉय के अंदर एक जागरूकता के साथ साथ एक सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी क्या होंगी, डेवलप होंगी। अगला पॉइंट है regular checkup and medical consultation. Regular checkups are essential to detect disease early and prevent them. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये तो होता ही है कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी एम्प्लॉय है ना टू द कंपनी, है ना, मेडिकल चेकअप मस्ट है ना डन। मेडिकल चेकअप तो होता ही आप सब जानते हैं और कंपनी में जाने से पहले मेडिकल चेकअप होता है और होना भी चाहिए ताकि पता लगे कि उनको किसी तरह की ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कम्युनिकेबल डिजीज हो। यानी देखिए मेडिकल चेकअप हर बीमारी की नहीं होती है, मेडिकल चेकअप में सिर्फ ऐसी ही बीमारी का पता लगाया जाता है जो बीमारी एक दूसरे को फैलता हो। ऐसी बीमारी जो एक दूसरे को फैलता हो जैसे HIV एड्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जैसे कोरोना है, टीवी है, उसके बाद बहुत ऐसे बीमारियां हैं जो एक दूसरे को फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियों का ही क्या होता है, चेकअप होता है। अदरवाइज दूसरे बीमारी का जो उनका पर्सनल है वो किसी को फैल नहीं सकता, तो ऐसी बीमारी का चेकअप नहीं होता है। तो रेगुलर जो वर्कर्स काम करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी उनका तो मेडिकल चेकअप हुआ ही, बट आफ्टर ज्वाइनिंग एंड ड्यूरिंग वर्क
भी हमें चाहिए कि हम क्या करें, वर्कर्स का मेडिकल चेकअप करते रहें। इससे क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं, काम करने के दौरान जो कुछ बीमारियां उनको होती हैं, जैसे एस्बेस्टस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, केमिकल में काम करने वाले वर्कर्स को बीमार हो सकते हैं, सिलिका डस्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स काम करते हैं उनको भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, है ना, लंग्स वगैरह से रिलेटेड। तो ऐसे वर्कर का पता लगाया जा सके, है ना, और वो बीमारी बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो और अर्ली स्टेज में ही पता लग जाए कि हाँ इसको ऐसा कुछ हुआ है, तो प्रॉपरली उसका क्या ट्रीटमेंट हो सके। एडिशनली हैविंग एक्सेस टू प्रोफेशनल एंड मेडिकल कंसल्टेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज इज हाईली एंड वैल्यूएबल फॉर मेंटेनिंग गुड एंड हेल्थ। और क्या होता है कि हमें अगर किसी तरह की कोई बीमारी किसी वर्कर में नजर आए तो हमें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनका क्या होना चाहिए, कंसल्ट जरूर कराना चाहिए। ये तो हुआ एक मतलब कॉमन हेल्थ चेकअप जो एक समय समय पर होता रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्कर अचानक बीमार पड़ते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तुरंत उस वर्कर का इलाज हम अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाकर कराएं और उससे कंसल्ट जरूर करें। लीड, है ना, फ्रॉम द टॉप, workers are much more likely to get involved and comply with and control if senior management make it clear that health and safety is taken seriously by your business. Actively discourage negative behaviors and such as taking risk to serve time or effort. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं, अक्सर वो वर्कर क्या करते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी टॉप लीडर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इन सबको चाहिए कि वो हेल्थ और सेफ्टी को सीरियसली ले, जिस तरह से वो अपने बिजनेस को लेते हैं, और एक्टिवली डिस्करेज नेगेटिव बिहेवियर्स। और अगर कोई वर्कर्स हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के नेगेटिव है और नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो उसको बताएं, समझाएं, और उसको ऐसे रिस्कफुल वर्क करने से रोकें। क्योंकि आपको भी पता है कि जब सीनियर मैनेजमेंट हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के जागरूकता करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और वो खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग में सारे वर्कर्स को इन्वॉल्व करेंगे, वो खुद भी जब इस चीज़ पर प्रेशराइज करेंगे तो डेफिनेटली वर्कर्स उसको अच्छे से मानेंगे और अच्छे से उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो सो लीड फ्रॉम द टॉप का मतलब यही होता है कि सीनियर मैनेजमेंट को भी, है ना, हेल्थ और सेफ्टी में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। Get worker involved in risk assessment. This will increase buy-in and ownership of their own health and safety. Set up health and safety representatives and if they are already established, support them more and visibly. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम किसी तरह के वर्क से रिलेटेड हम असेसमेंट करते हैं तो हमें चाहिए कि वर्कर्स को भी क्या करें, उसमें हम शामिल करें। क्योंकि हम करते हैं तो हमारा अलग मतलब अनुभव होता है, हमारा अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक्चुअली वर्कर जब उस काम को करते हैं ना, एक्चुअली उनका अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और वो डीपली उस चीज़ को फील करते हैं, वो एक्सपोज होते हैं उस काम से रिलेटेड हैजर्ड से। तो डेफिनेटली वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, तजर्बा और अनुभव होता है। तो इसलिए चाहिए कि रिस्क असेसमेंट उनको भी ज़रूर शामिल करें, या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको शामिल करें, सुपरवाइज़र को शामिल करें, ताकि चीज़ों को वो ज़्यादा देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग रिस्क असेसमेंट को किया जाए, तो उससे हमारा रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा। 9 पॉइंट है, implement a health and safety management system for your business. This should include an overall and a policy setting out your commitment, responsibilities, allocate to an individuals and your arrangements and detailing how you will actually and control your risk. एक्चुअली यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर।
अगर हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट को अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वहाँ जो वर्क होते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। और चाहिए कि हम अपनी जब पॉलिसी को सेट करते हैं, जो भी हम कमिटमेंट तैयार करते हैं, और किस काम को किसके हवाले कर रहे हैं, किसको रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमको अच्छे से करना चाहिए। और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना वो एलोकेट करें, इंडिविजुअल्स करें, कि भाई जनरल मैनेजर क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या देखेंगे, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, और लाइन मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होगी, है ना, साइट इंचार्ज की क्या जिम्मेदारी होगी, सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी होगी, ओके, वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से पर्सनली जब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को बांट देंगे और हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बिजनेस के साथ साथ, पॉलिसी के साथ साथ उसको भी अच्छे से लागू करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ जो रिस्क है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा और वहाँ दुर्घटना होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। 10 पॉइंट है कि पेड लीव्स, इफ it is quite normal for your employees to fall sick at some point. Okay, thus it is imperative to offer them paid leave so that they can take some time off and fully recovered. तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई भी वर्कर कभी ना कभी बीमार होते रहते हैं, और कोई भी आदमी कभी ना कभी बीमार तो होते ही हैं, अक्सर तबीयत खराब किसी ना किसी का होता रहेगा। तो कंपनी को चाहिए कि उनको पेड लीव दें, यानी लीव दें, और उसकी सैलरी भी, जो बेसिक सैलरी बनती है वो सैलरी भी उनको दें। इससे क्या होता है, वर्कर इत्मीनान से अच्छे से ठीक होकर के तब वो काम करने के लिए आते हैं। अगर अनपेड लीव उनको दिया जाता है, यानी जितने दिन आप अब्सेंट रहेंगे आपको उसका कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वर्कर अभी ठीक से अच्छे नहीं होंगे, फिर भी वो चाहेंगे कि नहीं चलो भाई काम में लगते हैं, काफ़ी मेरा अब्सेंट हो रहा है, पैसा घर भेजना है, घर में काफ़ी रुपये की ज़रूरत है। इस तरह से वर्कर अपने आप को प्रॉपर रिकवर नहीं करते हैं, फुल्ली रिकवर नहीं करते हैं, फिर काम में आ जाते हैं, और हो सकता है कि फिर से वो बीमार ना पड़ जाएं, उनका हेल्थ ना खराब हो जाए। तो कंपनी को चाहिए कि कंपनी इस बात पर ध्यान रखे, और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि वर्कर्स को पेड लीव दें, और वर्कर इससे बहुत खुश होता है, इससे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंक्रीज भी होता है। इट इज़ and also important so that in case of contagious disease they do not spread the disease to your other employees, thus risking their safety। और एक पॉइंट इसमें यह भी है, ताकि उसको कोई ऐसी अगर बीमारी हो जो दूसरे को भी फैल सकती है, दूसरे को भी वो चपेटे में ले सकती है, दूसरे तक वो स्प्रेड कर सकती है, तो वो स्प्रेड नहीं होगा, और इससे दूसरे वर्कर भी अपने आप को बचा के रखेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग हमको देना चाहिए वर्कर को, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू ग्रो देयर नॉलेज बेस एंड इंप्रूव देयर जॉब स्किल टू बिकम मोर एंड इफेक्टिव इन द वर्क प्लेस। ट्रेनिंग हमको समय समय पर वर्कर को देते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के जरिए से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपने जो नॉलेज होते हैं, अपने जो ज्ञान होते हैं उसको काफ़ी ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसके काम करने का जो स्किल होता है, जॉब स्किल जो होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, और इस तरह से वर्कर बहुत इफेक्टिव मैनर से वो क्या करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पे कार्य को करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। So we should, and every company, organization and employer should provide the adequate and sufficient training to all workers who are doing the job in their companies. Okay, by offering these facilities to your employees, you can save them a lot of inconveniences and encourage and help the behavior। तो कहना यहाँ ये चाहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी जागरूक होंगे, और एम्प्लॉय के अंदर काफ़ी नॉलेज होगा, इससे दुर्घटनाएं नहीं होंगी, एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होंगे, और बहुत सारी असुविधाओं से भी बचे जा सकते हैं। इस तरह से एक हेल्दी बिहेवियर क्या होगा, इनकरेज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मैक्स सेफ्टी एट रवेद। ओके, बाय।